नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल पर। तो साथियों, आज जो है आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं समास। जी हाँ, हिंदी समास। जी हाँ, आपको बिल्कुल सरल से सरल तरीके से सिखाया जाएगा। जैसे कि आप लोग संधि का क्लास अटेंड कर चुके होंगे, तो जो लोग नहीं अटेंड किए हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको संधि मिल जाएगा। जी हाँ, संधि के पूरे क्लासेज आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लासेज वाइज, अर्थात बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए उसी प्रकार से आज हम शुरू करते हैं आपका जो है समास। तो जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर समास में समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल आप क्लास को अटेंड करिए और देखिए, जितने भी हमारे कमज़ोर भाई बहन, कमज़ोर छात्र हैं, चाहे वो क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी हो, उनके लिए बिल्कुल ये संजीवनी रहेगा। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं, संजीवनी क्लास होगी और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम अपने क्लास की, जो कि ये पहला क्लास है समास का। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हैं समास का शाब्दिक अर्थ। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षेप कर देना, शॉर्ट कर देना। क्या कर देना साथियों? शॉर्ट कर देना। ये है हमारा संक्षेपीकरण। किसका? समास का शाब्दिक अर्थ। तो जैसे साथी, बिल्कुल पेन आप उठा लीजिए, पेन और नोटबुक आप ले लीजिए, पेन और कॉपी ले लीजिए। और जैसे जैसे, चूंकि ये पहला क्लास है तो आपका क्लास मिस ना हो, इसीलिए बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, जिससे कि एक भी क्लास आपका खाली न जाए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि समास किसे कहते हैं या समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों संक्षेपीकरण। और इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि दो या दो से अधिक शब्दों, अगर यहीं पे आ जाता कि दो या दो से अधिक वर्णों, देखिए दोनों में संधि और समास, दोनों में केवल इन्हीं का अंतर है। अगर वर्ण आता है तो वो कहे जाएंगे संधि। क्या कहे जाएंगे साथियों? संधि कहे जाएंगे। अगर शब्द आ जाता है तो वो समास कहे जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों में यही अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? अगर शब्द बोला गया तो समास हो गए, और अगर वर्ण बोल दिया गया, शब्द की जगह वर्ण बोल दिया गया, तो वो हो जाता है हमारा संधि। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है, तो दो या दो से अधिक, वो दो दो पद भी हो सकते हैं और दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, और मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, उसे बोला जाता है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहते हैं। और ये नवीन क्या है? अर्थात जब हम किसी शब्द को जोड़ेंगे, जैसे हम किसी शब्द को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो एक नया शब्द मिलेगा, उसी को बोलते हैं नवीन शब्द। यानी जो नया शब्द निकलेगा उसी को बोला जाता है नवीन शब्द। तो क्योंकि जैसे ही दो पद जुड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो अब ऐसे सरलतम तरीके से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या नया या एक सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो नवीन शब्दों को, नया शब्दों को। अब बात करते हैं, समास में दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। तो जी हाँ, पहले जो पद होता है उसे पूर्व पद, अर्थात पहले वाला पद, जी हाँ पहले वाला, और उत्तर पद यानी बाद वाला। जी हाँ साथियों, बाद वाला। तो पहला पद पूर्व पद हो गया, दूसरा पद उत्तर पद हो गया। इस प्रकार से सामासिक शब्द क्या होता है? समस्त पद, या सामासिक शब्द बोल दीजिए या समस्त पद बोल दीजिए। समास के नियमों से निर्मित शब्द। ध्यान दीजिए, निर्मित का मतलब बने हुए, निर्मित का मतलब बने हुए, बने हुए।
क्या साथियों, बने हुए शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। अर्थात जो नियमों से, समास के नियमों से, कैसे, समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होगा वो सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद, ध्यान दीजिएगा, चाहे समस्त पद बोल दे या सामासिक पद बोल दे, दोनों एक ही होते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात जो नियमों से बने। अब बात करते हैं आगे, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह अर्थात परसर्ग। जो विभक्तियों के चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को करण तृतीया से चतुर्थी अपादान के लिए, इस प्रकार से, जैसे के लिए हो गया, क्या हो गया, के लिए हो गया, से हो गया। तो जो भी विभक्तियों के चिन्ह होते हैं अर्थात परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे लुप्त होना माने गायब हो जाना, हट जाना। ठीक है, लुप्त हो जाते हैं। ये पुनः वही आ गया। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, लुप्त हो जाना माने गायब हो जाना, लुप्त। जैसे राजपुत्र अर्थात राजपुत्र। अब यहाँ पे देखिए विभक्ति लुप्त हो गया, राजा का पुत्र। क्या होना चाहिए, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। कभी कभी राज्ञा पुत्र आ जाता है, संस्कृत में होता है वो राज्ञ पुत्र, राज्ञ पुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो यहाँ पे देखिए का शब्द जो था राजा का, वो क्या हो गया, ये कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को करण तृतीया से चतुर्थी अपादान के लिए। तो इस प्रकार से जो आगे जब पढ़ेंगे आप, तो का जो शब्द है, ये जो विभक्ति है, ये क्या हो गई, लुप्त हो गई, और ये बन गया आपका राजपुत्र। यस, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो ये हो जाते हैं। अब बात करते हैं समास विग्रह की। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजा का पुत्र अर्थात, अब ये क्या हो गया, ये विग्रह हो गया। ये क्या हो गया, ये विग्रह कहलाया गया। क्या कहलाया गया साथियों, विग्रह। और ये जो राजपुत्र बना, ये सामासिक शब्द हो गया। क्या हो गया, सामासिक शब्द हो गया। ठीक है, क्या हो गया साथियों, सामासिक शब्द हो गया। ये सामासिक शब्द हो गया। राजा का पुत्र क्या हो गया, विग्रह हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा समास विग्रह की परिभाषा और उसके जो है शाब्दिक अर्थ और समास विग्रह सामासिक शब्द का परिचय हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों समास के भेद। देखिए मुख्यतः आप लोग समास के भेद जो आपके क्लास 9th 10th 11th और 12th, जो जनरली जो छोटी क्लासों में, चाहे वो देखिए यूपी बोर्ड के बच्चे हों, भाई हिंदी तो देखिए यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में भी चलता है। तो इस प्रकार से ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं है। हमारे जो कंपटीशन वाले भाई बहन हैं वो भी देख सकते हैं, न हमारे जो छोटे जो है बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। समास के भेद की बात करते हैं अर्थात उसके प्रकार की बात करते हैं। तो जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले अव्ययी भाव समास। नंबर 1 क्या पढ़ा है आपने, अव्ययी भाव समास। फिर आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास नंबर 2। फिर आप पढ़े होंगे बहुब्रीहि समास नंबर 3। द्वंद्व समास आप पढ़े होंगे नंबर 4। ठीक है, ये तो हमारे मेन हो गए। क्या हो गए साथियों, मेन हो गए। लेकिन जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में हमारे जो और अंतर है, ठीक है, तत्पुरुष समास में जैसे कि अभी दो हमारे समास, जैसे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन से, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये किसके हैं, ये आपके तत्पुरुष समास के ही जो है भेद दिखाई दे रहे हैं। और बाकी और जो भेद है लुप्त, अलूक, उपपद, नंज
और लुप्त पद, ये सब कंपटीशन एग्जाम में अर्थात हमारे जो सी टेट टेट के भाई बहन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारे छोटे कक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, केवल इतना। अर्थात कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, इतने आपको स्टडी करने होंगे। ठीक है, बाकी हमारी जो क्लास है वो सभी के लिए रहेगी, अर्थात जो अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो अलूक पढ़ रहे हैं, उपपद पढ़ रहे हैं, लुप्त पद नंच पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो ऑल है, ऑल इन वन। याद रखिएगा, ऑल इन वन। जी हाँ, ऑल इन वन है। तो जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो अपना ये सब पढ़ेंगे और जो बड़े क्लासों के हैं वो सब पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहले अव्ययी भाव समास की। किसकी, अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव में देख रहे होंगे आपके दो पद हो गए, अर्थात दो भेद हो गए। पहला क्या है, पहला है आपका अव्यय पूर्व। कौन सा, अव्यय पूर्व। और दूसरा कौन सा हो गया, नाम पद पूर्व। तो ये तो बहुत डीपली हो गया, यानी कंपटीशन के लिए सी टेट टेट और जो है सुपर टेट, इन सब के लिए हो गया। बाकी और जो जिसमें एसएससी वगैरह, जो जिसमें हिंदी आपका हिंदी व्याकरण जिसमें आ रहे हैं, उन सब के लिए। फिर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। हाँ साथियों, तत्पुरुष समास के भी प्रकार आप देख लीजिए। तत्पुरुष समास में आप देख रहे होंगे कर्मधारय, द्विगु, लुप्त, लुप्त, अलूक, उपपद, नंच, लुप्त पद। ठीक है, और ये चिन्ह। फिर बाद में आप देख रहे होंगे कि अब किसके प्रकार आ गए, अब आ गए बहुब्रीहि समास के। देखिए, हम बहुब्रीहि समास की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बहुब्रीहि समास चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए। और ये देखिए, यहाँ से आते आते बहुब्रीहि समास के ये समास हैं, ये प्रकार हैं। कौन कौन से, पहला समानाधिकरण। अब देखिए, कुछ शब्दों को तो आप पहली बार सुन रहे होंगे। नंबर 2 व्यधिकरण, नंबर 3 तुल्य योग, नंबर 4 व्यतिहार। ठीक है, ये किसके हैं, जी हाँ, ये बहुब्रीहि समास के प्रकार हैं। ये देखिए, ये बहुब्रीहि समास के। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास के प्रकारों की। जी हाँ, तो द्वंद्व समास के प्रकारों को नोट कर लीजिए आप। द्वंद्व समास के प्रकार, जैसे पहला इतरेतर द्वंद्व। अब देखिए, जितने भी द्वंद्व है उसमें द्वंद्व लिखा है, ये देखिए द्वंद्व, ये देखिए द्वंद्व, आप नोट कर लीजिए, वृत्ति है इसमें। समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और एक शेष वृत्ति। तो ये चार कितने हो गए साथियों, चार ये द्वंद्व समास के आपके भेद हो गए। और ये जो ऊपर लिखे हैं समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, ये बहुब्रीहि समास के भेद हैं। किसके हैं, बहुब्रीहि समास के। याद रखिएगा, ये बहुब्रीहि समास के भेद हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे कि विशेष टिप्पणी क्या है, कि संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, अर्थात द्विगु अलग है और कर्मधारय अलग है। लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है, अर्थात द्विगु और कर्मधारय ये हमारे तत्पुरुष समास के अंदर ही पढ़े जाते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से आज आपने ये सीखा कि इनकी परिभाषा, कि हमारे जो समास होते हैं, ठीक है, समास क्या हैं। समास याद रखिएगा, ये शब्दों के योग होते हैं। किसके योग होते हैं, शब्दों के। और कैसे शब्दों के, दो हों या दो से अधिक, अर्थात मोर देन टू, दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको समास बोला जाता है। अगर हम संधि की बात कर लें, अगर हम संधि की बात कर लें, याद रखिएगा संधि की, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अब वहाँ शब्द नहीं आएगा, वहाँ आ जाएगा वर्णों, वर्ण आ जाए या वर्णों, वर्णों से बना मेल, अर्थात जो वर्णों से बने उनको बोलते हैं संधि। लेकिन समास में यहाँ वर्णों की जगह क्या आ जाएगा, वर्णों की जगह आ जाएगा शब्दों। बस यही अंतर है। अगर शब्दों से बन रहे हैं तो समास,
वर्णों से बन रहे हैं तो संधि। ये अंतर आप जरूर समझिए। फिर आपने देखा क्या, समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद, ठीक, इसी को आप समस्त भी बोलते हो, समस्त पद। जैसे आपने कहा राजपुत्र, क्या पढ़ा आपने, राजपुत्र, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आपका सामासिक या समस्त पद हो गया। फिर आपने क्या पढ़ा, समास विग्रह, समास विग्रह, आपने ये चीज पढ़ा, इसका परिचय आपने जाना। समास विग्रह क्या है, अब इसी समास विग्रह में क्या होता है, समास विग्रह में जो विभक्ति होती है अर्थात जो कारक होते हैं, विभक्ति अर्थात जो विभक्ति कारक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे पहले हमने क्या बताया, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, आपने इसको देखा। अब इसमें देखिए विभक्ति क्या है, का है, कारक क्या है, का। अब इस का, जब हम इसको सामासिक पद बनाएंगे, ये हमारा समास विग्रह है। विग्रह का मतलब होता है फैलना, याद रखिएगा, विग्रह का मतलब फैलना, यानी कि उसको अलग अलग कर देना, फैलना, अलग अलग कर देना। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि राजा का पुत्र, किसका पुत्र साथियों, राजा का पुत्र। जब आप यहाँ देखेंगे, एक हो गया राजा, ठीक, पुत्र, तो ये हो जाएगा आगे चल के राजपुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा समास विग्रह हो गया और ये हमारा समासिक पद बन गया, और इसमें जो का शब्द था ये क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया। क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब इसको एकदम शॉर्ट में समझिए, देखिए, राजा का पुत्र, ये विग्रह हो गया। क्या हो गया, ये विग्रह, क्या हो गया साथियों, इसको बोलते हैं विग्रह। अब जब हम इसी को, अब इसका हम समस्त पद बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे। जब इसका समस्त पद बना देंगे तो ये हो जाएगा हमारा राजपुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ये हो गया हमारा विग्रह और ये हो गया हमारा समस्त पद या सामासिक पद, सामासिक पद, ये हो गया हमारा, या इसी को आप समस्त पद बोल सकते हो। ठीक है, ये आपने सीखा। तो इस प्रकार से आपको हमने ये प्रयास किया कि आप एकदम सरल से सरल तरीके से सीखने का प्रयास किए होंगे साथियों। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, और मैं देखता हूँ कि जो है कुछ स्टूडेंट्स क्लास को देखते भी हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, बट क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ देखिए, क्लास को अटेंड करिए, और आपको अच्छा लगे तो आप क्लास को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने जो है साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कल जो है नेक्स्ट क्लास में आपको समास के अपने पहले प्रकार के बारे में विधिवत अच्छे से और एकदम सरल तरीके से लेकर आएंगे। एकदम सरल से सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम सरलतम, जैसे कि आप बिल्कुल एकदम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यह क्लासेज रहेंगी। ठीक है, तो बस हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। अब आप लोगों का काम है कि आप वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को पहुंचाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों हम आपसे अलविदा लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।